बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और मेडिकली फिट हैं या नहीं इसकी बात करें। इसके आधार क्या है? बहुत सारी कहानियां हवा में तैरती है। क्या कल पैर छूने से कुछ चीज निकली या पहले से भी बहुत सारी कहानियां जैसे बिहार से आ रही है? देखिए, मैंने कुछ लोगों से जो नजदीकी हुआ करते थे उनके उनसे सुनी है और मैं उनके नाम नहीं बता सकता। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि ये उनकी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज है वो कितनी स्टेबल है। मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी। मैं देखिए, इसमें हम एक लाइन से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। राजनीति में कुछ हमको व्यावहारिक होना है। हमको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो उनकी शान में गुस्ताखी हो। उनका एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। वो बड़े नेता हैं और बड़ी इज्जत से, बड़ी माजरत से हाथ जोड़कर मैं ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो घंटी बांधनी है ना। somebody has to bell the cat। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं वो गलत है और ये सब जो अंदेशे हैं वो गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉग्निटिव फैकल्टीज में अगर कोई नेता अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज के कंट्रोल में नहीं है या कभी कभी कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है, तो वो एक ऐसा इशू है जिसपे इस देश में बहस होनी चाहिए, भले ही वो नेता किसी भी पार्टी का हो। ये जो आप कह रहे हैं कॉग्निटिव फैकल्टी, अमेरिका में बड़े स्तर पे बहस हो रही है। बाइडेन पे लोग कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे लोग कह रहे हैं। जब वृद्धावस्था में के नजदीक आ जाते हैं नेता, तो उस वक्त कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके चलते वो वहां भी लोग बहस करते हैं और पूछते हैं सवाल कि इज ही फिट टू गवर्न। दैट्स द क्वेश्चन अमेरिकन आस्क। बाइडेन के बारे में उसको बोलता है स्लीपी जो, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है स्लीपी जो, और वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नाम देके बुलाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2-3 गलतियां ऐसी की हैं जिससे लगता है कि वो वो जो डिजेनरेट होती है बॉडी। देखिए, बॉडी मशीन की तरह है, पुरानी हो जाती है। तो उसमें जब आपकी मेंटल फैकल्टीज में प्रश्न उठता है, आप शारीरिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली एजाइल तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल मैं समझता हूँ इसका निवारण होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे दर्शकों के लिए, मतलब जो हमारे दर्शक हैं हिंदी के, उनको समझने के लिए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं आप जो कह रहे हैं? मतलब क्या होता है इसके दायरे में, इस फिटनेस के दायरे में, या इसमें क्या चेक होना चाहिए, क्या इसमें संदेह आशंका रहती है? मेरा ये मानना है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं नवीन बाबू पे मेडिकल बोर्ड मांगा है। मांगा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मांगा था, जब पांडियन साथ में थे पोडियम पर और उनके हाथ हिल रहे थे, कांप रहे थे। तो जो नवीन पटनायक पे लागू होता है वो हर किसी पे लागू होता है। और ये सलाह तो माननीय प्रधानमंत्री की स्वयं की सलाह है। तो मैं उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा हूं, और मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी भी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करूं या किसी भी शख्सियत पे आक्षेप लगाऊं, उनकी शान में गुस्ताखी करूं। मैं सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूं, क्योंकि नीतीश बाबू, मैं समझता हूं उनका स्नेह मुझे मिला है काफी बरसों, और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और ईश्वर करे कि जो भी हम कह रहे हैं वो गलत निकले। चलिए, अब जरा हम उससे बाहर आएंगे और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत सारे किस्से कहानियां पटना से छन छन कर आती है नीतीश कुमार के बारे में। कभी भूल जाते हैं, कभी कोई अधिकारी आया उसके साथ उनका जो बर्ताव होता है, या कभी किसी मीटिंग में उन्होंने कह दिया होम मिनिस्टर को बताओ, बुलाओ, तो पता चला आप ही होम मिनिस्टर हैं। और बहुत सारी चीजें वहां से छन छन कर आती रही है। और उसके बीच विधानसभा में नीतीश कुमार का वो भाषण सेक्स एजुकेशन को लेकर, उन सब के बीच बहुत सारी कहानियों, उन्हीं का जिक्र विनोद शर्मा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये फिटनेस का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, इस पर जाहिर है हमें बहुत ज्यादा इस पर अपनी तरफ से आकलन कयास नहीं लगाए जाने के। हमारी भी एक सीमा और मर्यादा है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। एक नेता के तौर पर मैंने भी उनको देखा है करीब करीब 34 साल से, अगर मैं याद करूं। पहली बार नीतीश कुमार से मैं मिला था 89 में, जब बीपी सिंह की सरकार में उप मंत्री थे शायद, अगर मुझे याद है, कृषि में तब उप मंत्री हुआ करता था। और उसके बाद भी देखा हमने रेल मंत्री रहते हुए, और अलग अलग कृषि मंत्री, रेल मंत्री, सब। तो लेकिन हाल के दिनों में ये सारे सवाल उठे हैं
जिसका जिक्र विनोद शर्मा ने किया। अब सवाल ये विनोद शर्मा जी, जैसे आपने कहा रिलायबल एलाय कौन होता है जिससे सरकारें चलती है। चंद्रबाबू नायडू पर हम आगे आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने इतनी पलटियां मारी है, इतनी बार पलटी मारी है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो जो उनके जैसे बयान है, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, जमीन में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे, वो मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा जैसे बयान, और इन बयानों के बाद 2 बार पलटना और फिर पलट के जाना। तो इसकी रिलायबिलिटी पर अगर देखें तो क्या आपको इसमें शक सुबह है कि ये 5 साल चलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह की बात कही है, एनडीए की पक्षधरता और जल्दबाजी, हम तो चाहते थे कि आज ही बन जाए, लेकिन आप जब बनना चाहें, और हम तो आप जो भी कहेंगे करेंगे, हम तो आपके हर फैसले करेंगे, और वो सब जीतेंगे भी नहीं, थोड़े बहुत दाएं बाएं जो जीत गए। मतलब उन्होंने अपनी निष्ठा का परिचय उस तरह से वो दे रहे थे नीतीश कुमार, जिससे लग रहा था अपना कद बहुत छोटा कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकली सीनियरिटी में मोदी से ज्यादा सीनियर, अगर पॉलिटिकली देखें, सांसद बनना, विधायक बनना या मंत्री बनना, तो वो एक कंपल्शन देखते हैं, उसके पीछे कोई वजह देखते हैं, या कोई शक है, या अगर पॉलिटिकली हम एनालिसिस करें ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है? देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता, मैं आश्वासित नहीं हूं कि खुद कितना अपनी समझ में लॉजिकली आर्ग्यू करके बोला। मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक है कि जो वो उन्होंने बोला वो सही स्थिति में बोला, और जिस तरह से जो कुछ उन्होंने किया वो सही स्थिति में किया। मेरे सवाल सिर्फ इतना ही है, उनकी टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आश्वासित नहीं हूं कि वो जो उनकी टिप्पणी है वो एक सोची समझी टिप्पणी थी या अकस्मात की उन्होंने कर दी, एक्सटेम्पोर तरीके से बोल दी। लेकिन एक चीज जो इंडिकेशन उन्होंने दी कि कुछ काम बचा हुआ बिहार का, वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, जो उनको कभी नहीं दिया, जब बिहार को कभी नहीं दिया गया जब तक वो प्रधानमंत्री के साथ थे और खुद ही मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बात, वो जो कास्ट सर्वे है, जो जाति की सर्वे है, उस पे भी मैं समझता हूँ विरोधाभास है उनकी लाइन में और मोदी जी की लाइन में या बीजेपी की लाइन में। और मैं ये मानता हूं कि ये पूछ लेना चाहिए और घटक दलों को, एनडीए के ये पता लगा लेना चाहिए कि नीतीश जी के सक्सेसर कौन है जेडीयू में। जिस तरह से मुस्तैदी से पता लगाने की कोशिश की कि बीजेडी के में सक्सेसर कौन थे, नवीन पटनायक के, उस तरह से मैं समझता हूं इसमें यहां भी पूछ लेना चाहिए। ये बीजेडी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी थी, सवाल बनते थे। ये भी एक सत्तारूढ़ रीजनल पार्टी है, सवाल बनते हैं, और अब इस पार्टी का शेयर केंद्र में भी हो जाएगा, तो इसलिए सवाल अहम है, बनते हैं, और इनके जवाब हमको ढूंढने चाहिए और हमें मिलने चाहिए। ये जो कहा जाता है विनोद शर्मा जी कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं 3-4 लोग हैं, नाम भी आते रहते हैं, अशोक चौधरी से लेकर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, एक दो संजय झा, और भी एक आध नाम है, संजय झा, अशोक चौधरी खास तौर से। तो एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है कोई, हाँ, एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, सही कहा आपने। तो ये, लेकिन जैसे आप ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि वो जो बोल रहे थे या जो करते हैं वो भी नीतीश कुमार स्वतः नहीं कर रहे हैं, कहीं से गवर्न हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं इसकी डबल कंफर्मेशन चाहता हूं। हाँ, और मैं समझता हूं कि जेडीयू की तरफ से जब वो सत्ता में शामिल हो रहे हैं तो एक लिखित बयान होना चाहिए कि शर्तें क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, वो लिखा हुआ मिल जाए ना सबको। यार ये देश चलाना है भाई इन लोगों ने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो आपने नाम लिए हैं उनमें एक नाम तो नीतीश बाबू और अरुण जेटली जी के बीच में इंटरफेस का काम करते थे, संजय झा। हाँ, हेनरी किसिंजर थे वो, एक की पैगाम दूसरे तक पहुंचाते थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये आश्वासित होना चाहता हूं और मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, और बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व है, उसको कोई और लोग तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब एक बात आपने कही, अपने कंट्रोल में है ना वो, ये पूछना चाहता हूं बस मैं।
जो आपने कल, मैंने ही नीतीश कुमार ने पैर छूते हुए जो तस्वीर नीतीश कुमार की देखी, मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ऐसी तस्वीर एक बार पहले भी हमने मंच पर देखी थी, पैर छूने की कोशिश करते हुए। तो मैंने ट्वीट किया, उसी के जवाब में आपने लिखा कॉग्निटिव फैकल्टीज काम कर रही है कि नहीं। तो अब ये सवाल लगातार अगर उठ रहा है, और उसके बाद जो आप सवाल अभी उठा रहे हैं वो एक वाजिब भी है, और उसी बीच जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का ये बयान दे देना कि अग्निवीर के मुद्दे पर हम चाहते हैं इसका रिव्यू हो, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। फिर केसी त्यागी का शायद बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार को तो पीएम का ऑफर आया था, तो पता नहीं कहां से पीएम का ऑफर आया था, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। और जब कल नीतीश कुमार का ये भाषण हो गया एनडीए की बैठक में, सब कुछ तय हो गया, फिर इस बयान का आज देने का क्या मतलब है? क्या कोई फ्लिप फ्लॉप दिखता है क्या? देखिए, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 10-12 सदस्य हो, उस पार्टी का कंट्रोल कुछ लोगों के जरिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह बड़ा प्रश्न है। इसके जवाब ढूंढने चाहिए हमको। और जो बयान दे रहे हैं वो, उनकी क्या अथॉरिटी है बयान देने की? क्या वो प्लेनिपोटेंशियरी हैं नीतीश कुमार जी के? एमिसरी हैं उनके? क्या उनके पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आप जो मर्जी बोलिए? भाई अभी क्या नीतीश कुमार ने उन्हें कह दिया था कि आप बयान दीजिए कि अग्निवीर पर हम सहमत नहीं है? नीतीश कुमार खुद नहीं बोल सकते क्या? क्या नीतीश कुमार खुद बोलने में अक्षम है कि नहीं है? सक्षम है कि नहीं है? देखिए, औरों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इतने अहम मुद्दों पे सरकार बनने से पहले। देख तो लें कि सरकार में कौन लोग मंत्री रहते हैं उनके, जेडीयू के, और फिर वो मंत्री बात करेंगे, अपनी पार्टी की लाइन पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है अजीत भाई कि क्या इतना बड़ा नेता, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें लगता है करनी चाहिए? क्या उसके लिए उसके जरिए सरकार बनाना अहम है, या उसकी तीमारदारी जरूरी है? अगर उसको जरूरत है तीमारदारी की, तो ये बड़े सवाल हैं, इनका जवाब ढूंढना चाहिए हमको। मैं सिर्फ एक मुद्दा बहस के लिए, पब्लिक डिबेट के लिए पेश कर रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। और यह बात इंश्योर करनी चाहिए हमको कि इनके बिहाफ पे, इनका नाम दिखा के, इनकी तस्वीर दिखा के कोई इनके नाम पर राजनीति तो नहीं कर रहा है। या